नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने भारत की राज्य व्यवस्था जो शुरू किया गया, समग्र एक बहस शुरू किया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में जो है वो लगाई जा रही है क्लासें, और सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्लासेज ये जो लगाई जा रही है। पिछली दो क्लासों में अपन ने राज्यसभा, लोकसभा और उससे पहले संसद के बारे में जो है वो विस्तृत अध्ययन किया, और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो उनके बारे में जो है पूरा अपने डिस्कशन किया और उनको पढ़ने का प्रयास किया, उनको याद करने का प्रयास किया। आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी राष्ट्रपति से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति। आज और कल दो क्लासों में जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है वो आज और कल की क्लास में कोशिश करेंगे। कल मतलब जो नेक्स्ट मंडे को आपको क्लास मिलेगी, उस मंडे वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति की जो रह जाएगा भाग, शक्तियों वाला भाग, उसको, और उपराष्ट्रपति जो है वो आपके सिलेबस में है तो उपराष्ट्रपति को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे वाली जो क्लास है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उसको कंप्लीट करवाया जा सके। बड़ी क्लास कमेंट आते हैं, बड़ी क्लास सर, बड़ी क्लास लेनी पड़ रही है। अगर बड़ी क्लास नहीं ली जाएगी तो रीट का सिलेबस रह जाएगा, रीट प्री जो तैयारी कर रहे हैं उनके जो है सिलेबस रह जाएगा। 1 घंटे की क्लास में जब मुझे रिकॉर्ड करने में समस्या नहीं है तो आपको कहाँ समस्या हो रही है, आपको पढ़ने में कहाँ समस्या हो रही है। पढ़े आप, कंटिन्यू जो क्लास है उसको पढ़ ले, ताकि आपको भी फायदा ही है। चलो तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है अपना टॉपिक जो है वो है राष्ट्रपति। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, शुरू करें। क्रमशः जमाई हुई है क्लास पूरी तरह से, एकदम क्रमशः ही आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न जो है उसी को जो है अपन आधार बनाते हुए जो है क्लास बनाते हैं। तो चलो, राष्ट्रपति, टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में अब कार्यपालिका पे आ गए। अब तक अपन पढ़ रहे थे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका कंप्लीट हो गई, अब पढ़ रहे हैं अपन कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है वो राष्ट्रपति जी से संबंधित जो है प्रॉपर अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक, और संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रमुख होगा। कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रमुख होगा। तो वास्तविक प्रमुख कौन होगा? वास्तविक प्रमुख कौन? वास्तविक प्रमुख कौन? तो वास्तविक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रमुख होगा। कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र अध्यक्ष होगा, और संवैधानिक प्रधान भी होगा, संवैधानिक प्रधान भी होगा। साथ ही साथ देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का जो है सेनापति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन होगा? तो वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। देश का मुखिया, देश का मुखिया कहलाएगा। ये सारे उपनाम आपको एक ही लाइन में याद करने। ठीक है, देश का मुखिया, एकता और अखंडता का प्रतीक, एकता और अखंडता का प्रतीक किस हिसाब से कि पूरा भारत केंद्रीकृत होकर संवैधानिक प्रधान के रूप में या एक प्रथम नागरिक के रूप में उनके अधीन जो है वो, उनको जो है प्रथम नागरिक मानते हुए पूरा भारत जो है वो कार्य करता है, भारत जो है वो चलता है। भारत की जो एकता अखंडता है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए एकता और एक अखंडता का प्रतीक। संविधान का सुप्रीम कमांडर, संविधान का सुप्रीम कमांडर, संविधान का सुप्रीम मैन जो कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा के समान है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? तो ब्रिटेन के राजा के समान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? तो ध्यान रखना आपको, ब्रिटेन के राजा के समान जो है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। ठीक है, अब उम्मीदवारी हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उम्मीदवारी हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारी हेतु न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष। अब संघीय सरकार की अवधारणा, संघीय सरकार की जो ये अवधारणा है, या पहली बार जब ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघीय पूरी सरकार किस प्रकार से बनेगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसमें कि राष्ट्रपति जी भी शामिल है, वो पहली बार जब प्रावधान किया गया था 1935 के एक्ट के तहत।
1935 के एक्ट के तहत। अब चलते हैं अपन अनुच्छेदों की तरफ। पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यही लाइन लिखी हुई है स्पष्ट कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ये बात कहता है, अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 53 ये बात कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 तो ये कहता है अनुच्छेद कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होंगे। सिंपल सी बात है। 52 में तो बता दिया कि भाई पद होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह बताया गया कि उस पद का महत्व क्या रहेगा, उस पद का महत्व क्या रहेगा। और 54 में कि भाई उस पद की नियुक्ति या पद को धारित करने वाले की विधि क्या होगी, पद को धारित करने की विधि क्या होगी। क्लियर। 52, 53 और 54 क्रमशः ही याद करना है आपको। 52 में पद की व्यवस्था है, 53 में यह कहा गया कि इसका महत्व क्या रहेगा, कि यह जो है संवैधानिक प्रमुख होगा, सारी शक्तियां जो है उसमें नियुक्त होगी। और 54 में जो है अब दोनों चीजें बता दी, तो बताइए कि अब ये नियुक्ति कैसे की जाएगी या किस तरह से जो है इस सीट को प्राप्त किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचन किया जाएगा। और यह निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है, आयरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसमें कौन कौन होंगे, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, तो देखो संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आ गए। और राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, सिर्फ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित भी इसमें शामिल होंगे। अब देखो जम्मू कश्मीर यहां नहीं था, लेकिन क्योंकि वो राज्यों में काउंट होता था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब ऑटोमेटिक 70वें संविधान संशोधन के अंडर आ गया कि जहां पर विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, उनके विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति, किस रीति से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो चुनाव पद्धति के प्रतिपादक जो है वो है थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने जो है वो ये पद्धति दी है कि किस आधार पर जो है वो राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पद्धति होगी एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान। एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो है वो गुप्त मतदान होगा। आगे इसको एकदम और क्लियर अपन पढ़ेंगे, एकदम आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य का जो है वो मत मूल्य होगा। क्या होगा, मत मूल्य होगा। और वो मत मूल्य के हिसाब से जो है उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्लियर। ये हो गई राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। मत मूल्य। ठीक है, मत मूल्य, एक मत को कितने मत के बराबर गिना जाएगा, यह है मत मूल्य। प्रत्येक विधायक का, प्रत्येक सांसद के मत का क्या मूल्य होगा, एक मत का मूल्य कितना माना जाएगा, वो कहलाता है मत मूल्य। क्या कहलाता है, मत मूल्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही अपने इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिनसे संबंधित, वो अपन कम ही देखे तो सही रहता है। जिनका क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखना। मत मूल्य का मतलब होता है एक मत को कितने मत के बराबर गिना जाएगा। जैसे कि राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 129 है। कितने मत है, 129 मत के बराबर है। 129 मत के बराबर है। यूपी का सर्वाधिक है क्योंकि जनसंख्या वहां ज्यादा है, तो 208 है। कितना है, 208। ठीक है, चलो आगे बढ़ते।
यूपी के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है 208, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 और सबसे कम अगर कहीं का है तो सिक्किम का 7। सबसे कम अगर कहीं के विधायक का मत मूल्य है तो वो है सिक्किम के विधायक का मत मूल्य और वो है 7। यूपी का सर्वाधिक है 208, राजस्थान का 129 और सिक्किम का जो है वो न्यूनतम है 7, न्यूनतम है 7। फिर है आगे एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य कितना है 708। फिक्स है राज्यों की विधान सभाओं की संख्या जो है। क्यों फिक्स है? क्योंकि ये जो तय किया जाता है एक सूत्र के द्वारा तय किया जाता है, जिसमें कि 1971 की जो जनगणना है राजस्थान की, उसमें जो है सदस्यों का भाग देके 1/1000 जो है उस सूत्र के तहत जो है वो तय किया जाता है, इसलिए फिक्स है। सांसदों का मत मूल्य, विधायकों के मत मूल्य में सांसदों की संख्या का जो है डिवाइडेशन करके जो फिक्स सूत्र है, फिक्स सूत्र के हिसाब से निकाला जाता है। इसलिए अब जब विधानसभा के सदस्यों की संख्या फिक्स रहेगी 2026 तक, लोकसभा के सदस्यों की संख्या फिक्स रहेगी 2026 तक, तो मत मूल्य में चेंज होने की संभावना कम है। लेकिन एक बार चेंज हुआ है। कितनी बार चेंज हुआ है? एक बार। क्यों? 16वें राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 2022 में एक सांसद का मत मूल्य 700 रह गया था। कितना रह गया था? 700। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है वो कार्यरत नहीं थी, बंद थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्यरत नहीं थी, जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्यरत नहीं थी, इसलिए जो है सांसदों के मत मूल्य में जो है वो कमी आई थी 8 की और 700 रह गया था। कितना रह गया था? 700। आई थिंक ये इसमें कोई आपकी समस्या नहीं होगी। नहीं, जो 708 फिक्स है, 708 फिक्स है। 2022 वाला आप अलग से याद करना 700। राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। 208, 129 और न्यूनतम 7 सिक्किम का है। ये सांसद वाले में जो है उसमें जो है वो कम हुआ, क्योंकि विधायकों के जो मूल्य होता है, मत मूल्य होता है, उसमें जो है सांसदों की संख्या से जो है वो निकाला जाता है सूत्र के द्वारा। इसलिए जो है क्योंकि वहां के विधायकों की संख्या कम हो गई तो विधायकों का मत मूल्य कम हो गया, वहां के विधायकों के मत मूल्य के हिसाब से टोटल विधायकों के मत मूल्य का भाग, इसलिए जो है वो कम हुआ था ये सांसदों के मत मूल्य 2022 में। ठीक है, फिर आगे राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपना मत सभी उम्मीदवारों को क्रम से देते हैं। जैसे मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो क्रमशः देते हैं कि भाई मेरा पहला वोट फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको देता हूं, सेकंड प्रायोरिटी में इनको देता हूं, थर्ड प्रायोरिटी इनको देता हूं और चौथी प्रायोरिटी इनको देता हूं। क्रमशः दिया जाता है वोट। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः वोट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? क्रमशः। आई थिंक अब आपके वो जो है समस्या क्लियर हो गई होगी कि भाई ये क्या बार बार ये शब्द आ रहा है। सभी सदस्यों को जो है, सभी जो लोग जो खड़े हुए उनको सबको क्रमशः जो है वो वोट दिया जाता है, क्रमशः जो है वो वोट दिया जाता है। क्लियर? चलो आगे। मतगणना प्रथम वरीयता के आधार पर की जाती है। सीधी सी बात है, अब इसमें कोई ज्ञान वाली या न ज्ञान वाली बात ही नहीं है कि भाई पहला फर्स्ट वरीयता किसको दी गई है, किस कैंडिडेट को फर्स्ट वरीयता दी गई है, वो उसकी काउंटिंग की जाएगी। फर्स्ट वरीयता किस किस को दी गई है, फिर सेकंड वरीयता किसको दी गई है, उसके हिसाब से जो है वो काउंटिंग की जाएगी। फिर आगे निर्धारित चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता की गणना की जाती है। अगर जो कोटा चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, अगर वो कोटा क्लियर नहीं होता है फर्स्ट वरीयता से कोटा क्लियर नहीं होता है, कोटा पारित नहीं होता है, तो द्वितीय क्रम के जो है सेकंड नंबर के जो है वो काउंट किए जाएंगे। सेकंड नंबर पर जो किसने वरीयता दी उन कैंडिडेट को वो चेक किया जाएगा, वो उसकी काउंटिंग है वो की जाएगी। अब देखो इस अगली लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। आज तक केवल एक बार द्वितीय क्रम की मतगणना सन 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी के चुनाव में हुई। किनके चुनाव में हुई? वीवी गिरी के चुनाव में जो है वो द्वितीय क्रम की जो है वो मतगणना हुई थी और द्वितीय क्रम को आधार मानते हुए फिर चुनाव जो है संपन्न हुआ था, चुने गए थे वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। क्लियर? आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक प्रावधान रहता है कार्यकारी राष्ट्रपति। किसका रहता है? कार्यकारी राष्ट्रपति। कार्यकारी राष्ट्रपति कौन कौन रहे? तो एक रहे वीवी गिरी। कब? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण जो है वो वीवी गिरी को जो है वो राष्ट्रपति बनाया गया था।
वीवी गिरी को है कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था। फिर अगले हैं, सेकंड नंबर है एम हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी द्वारा त्याग पत्र देने के कारण, जब जाकिर हुसैन जी की जगह वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए थे और उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया गया उनके द्वारा भी, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जी जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला था कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। फिर बीडी जत्ती, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण, जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई तब बीडी जत्ती जो है वो राष्ट्रपति का जो है कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला था, कार्यकारी राष्ट्रपति का भार जो है उन्होंने संभाला था। मत मूल्य वाला ये आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम, इसमें कोई आपके समस्या नहीं रहेगी। द्वितीय क्रम की मतगणना में ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो वो कोई क्वेश्चन था कि सर संविधान की स्तंभ या ऐसा कुछ लिखा हुआ है संविधान के, जस्ट लास्ट क्लास में आया हुआ है, वो विशेषताएं पढ़नी है आपको, संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। एक पूछा गया धन विधेयक, धन विधेयक मतलब वित्त फाइनेंस से संबंधित विधेयक है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। ये विधेयक धन विधेयक यानी फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित है या फिर सामान्य विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, ये जो है सेपरेशन करने का अधिकार जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, ये अधिकार जो है उनको। धन विधेयक का मतलब होता है पैसों से संबंधित, धन विधेयक का मतलब होता है वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते। ये इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु राष्ट्रपति चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग। अब कैंडिडेट बनने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले जो है वो 50 सांसद होने चाहिए। 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक जो कि प्रस्तावित करे कि ये अमुक जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है वो अपना निर्वाचन नामांकन जो है वो भरना चाहते हैं, और 50 जो है वो अनुमोदन करने वाले होने चाहिए, 50 जो है अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। और जमानत राशि जो है वो 15,000 रुपए, जमानत राशि जो कितनी है? 15,000 रुपए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जमानत राशि क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगली लाइन ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुल प्रयुक्त वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त कर आरबीआई में जमा करवाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं और कोई कैंडिडेट अगर, कोई प्रत्याशी अगर राष्ट्रपति चुनाव का कोई प्रत्याशी अगर 1/6 मत भी भाग जो है प्राप्त नहीं करता है, 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जो जमानत राशि जो है 15,000 रुपए है वो जब्त की जाएगी और आरबीआई में जमा करवाई जाएगी। कहां जमा करवाई जाएगी? आरबीआई में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां जमा करवाई जाएगी? आरबीआई में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे, अभी अपन ने इसके बारे में बात कर ली कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़े जो है आधार पर रखे जाते हैं, ये अपन पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। चुनाव में अगर कोई अनियमितता हो जाती है, कोई शिकायत करता है कि भाई चुनाव में अनियमितता हुई है या चुनाव जो है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न नहीं हुआ, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने का अधिकार किसको है? तो ध्यान रखना, इसकी जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में जो अनियमितता हुई है उस अनियमितता की जांच जो है वो करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 देखो क्रमशः ही चले अपन। 54, फिर अनुच्छेद 55, इसको हाईलाइट करना रह गया था। 55 में पूरा चुनाव निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा उसको, फिर आते हैं अपन अनुच्छेद 56 पे। ठीक है, ये इसी तरह से पढ़ना है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उसमें थोड़ा अलग था पैटर्न, लेकिन राष्ट्रपति में जो सवाल बनते हैं वो इसी पैटर्न से बनते हैं। इनके अनुच्छेदों से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो इसी पैटर्न से बनते हैं, इसलिए इसी पैटर्न से है अपने को पढ़ना है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 क्या बात करता है? राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होगी। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो है वो कितना समय का होगा? 5 वर्षों का। नॉर्मल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में। यह प्रश्न सीधा पूछने की संभावना कम रहती है,
ये प्रश्न ज्यादातर मिलान वाले में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि ए और बी, सूची ए और सूची बी को जो है वो मिलान करते हुए सही कूट की जो है पहचान कीजिए। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, तब थोड़ा टफ हो जाता है। अभी जस्ट लास्ट कोई एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था, राज्यपाल से संबंधित जो थे उसमें पूछा गया था, ध्यान रखना। फिर आगे है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही बार पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति जी। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कितनी बार राष्ट्रपति रहे थे? 2 बार। पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद भार जो है ग्रहण नहीं कर ले। कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन चुनाव में किन्हीं कारणों से अगर देरी हो गई, थोड़ा टाइम लग गया, तो जब तक कि उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट राष्ट्रपति जी जो है वो ज्वाइन नहीं कर लेते, कार्यग्रहण नहीं कर लेते, तब तक जो है उनका कार्यकाल बना रहेगा। अब आते हैं बात त्याग पत्र की। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। और उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति त्याग पत्र तो संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जी को देता है, उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है इसकी तुरंत सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अब आगे एक ये फैक्ट वाली लाइन है, नोट करके लिख देना, नोट कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वह राष्ट्रपति जिसने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो राष्ट्रपति जिसने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ जो है वो कार्य किया था। फिर आगे प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन जो है प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। फिर आगे सर्वाधिक आयु में बने राष्ट्रपति तो आर वेंकटरमन। चल स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इससे संबंधित कोई फैक्ट नहीं रह जाए, इस उद्देश्य से जो है वो स्लाइड में सारा मैटर और एक्स्ट्रा जो मैटर है वो आपको जो है लिखवाने का प्रयास या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 59। अब क्या क्या शर्त है? एक तो चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन तक चलती है, 14 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। फिर आगे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो संसद का सदस्य नहीं हो। अगर सदस्य है तो भी जब चुनाव में अगर वो डिक्लेयर हो जाते हैं तो उन्हें उनसे त्याग पत्र देना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि संसद सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य जो है वो लाभ के पद में नहीं आते। अपन ने एक लाइन पढ़ी है कि लाभ के पद पर देखो ये लिखा हुआ है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं हो, लिखा हुआ है। अब संसद सदस्य है, इसका मतलब संसद सदस्य जो है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सदस्य जो है वो लाभ के पद में काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आगे वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। वेतन और भत्तों का प्रावधान, वेतन और भत्ते जो है संघ की संचित निधि से किया जाता है। संचित निधि कौन से अनुच्छेद में? 266। अनुच्छेद 266 अपन ने पढ़ी थी उस दिन। ये तो है संचित निधि, और एक पढ़ी थी 267 में आकस्मिक निधि पढ़ी थी ना उस दिन। 267 में संसद की आकस्मिक निधि और संचित निधि 266 में अनुच्छेद। ठीक है, फिर आगे राष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 60। 59 के बाद अनुच्छेद आता है 60, राष्ट्रपति पद की शपथ।
कौन दिलाता है? तो शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर? गुणसार जो बात करता है वो बात करता है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 जो है वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो है, एक मिनट, फोन कंटिन्यू कैसे बज रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारे पॉइंट जो है महाभियोग से संबंधित है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो महाभियोग से संबंधित है। अब अगर इसको स्लाइड में नहीं डाला जाए, इसको स्लाइड में नहीं डाला जाए तो ये संभावना रहती है कि, वैसे कोशिश करते हैं कि भाई कोई बाकी नहीं रहो, तो ये संभावना रहती है कि कोई एक आध पॉइंट जो है वो रह जाए और मान लो परीक्षा में वही पूछा जाए, मान लो परीक्षा में वही पूछा जाए। ये सवाल उनके लिए है जो महानुभाव ये कहते हैं कि सर स्लाइड से तो फिर एजीटी पर, वो ये जो उत्तर है उन महानुभाव के लिए है जो ये कहते हैं कि स्लाइड से सीधा सीधा पढ़ रहे हैं आप पूरी क्लास देखो तो आपको समझ में आएगा कि समझाया जा रहा है या नहीं समझाया जा रहा है। आप बिना समझाए, वैसे एक किसी ने कमेंट किया, उनको धन्यवाद है कि सर आप फालतू लोगों पे कमेंट पे ध्यान नहीं दे और जो है अपने पढ़ाने पर फालतू कमेंट पे ध्यान नहीं दे। लोगों का नहीं लिखा, कमेंट पे ध्यान नहीं दे और पढ़ाने का ही आप देखें, तो मैं वही देखूंगा। लेकिन कहीं कहीं जो बातें होती है वहां उनको थोड़ा बात जो है समझ में आनी भी जरूरी है। चलो बढ़ते हैं। देखो अब कब जो है किन किन विधियों से, किन किन तरीकों से, क्या क्या चीजें महाभियोग के लिए अनिवार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है वो है, अब अपने देखते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा? जब संविधान को ओवरटेक करे, संविधान का जो है उल्लंघन करे, संविधान में बनाए हुए नियमों कानूनों का जो है वो उल्लंघन अगर करते हैं राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति पर जो है वो क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। फिर सिद्ध कदाचार के आधार पर, कोई कदाचार कर दिया गया उनके द्वारा, कोई जो है कदाचार जो है वो कर दिया गया है तो, और वो सिद्ध हो गया है तो भी उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसमें वित्तीय घोटाला हो या किसी भी प्रकार का जो है वो कदाचार जो है वो शामिल होता है। सही आचरण के स्थान पर कदाचार। क्लियर? ठीक है, फिर आगे। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी न्यायालय के सामने नहीं, अपने को पता है लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग का, या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, संसद में लाया जाता है प्रस्ताव, और फिर जो है संसद जो है अपनी कार्रवाई करते हुए जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जो है उनको हटा सकती है। ठीक है, आगे। महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। राष्ट्रपति जी से संबंधित जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में जो है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। यहां आप सेपरेट रखे, लोकसभा को सेपरेट रखे, राज्यसभा को सेपरेट रखे, राष्ट्रपति जी को सेपरेट रखे, प्रधानमंत्री जी को सेपरेट रखे, मिक्स नहीं करे, मिक्स नहीं करे। मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, मिक्स करोगे तो पुराने प्रश्न जो है वो दिमाग में उपजेंगे, तो मिक्स नहीं करें। यहां आप इस चीज को सेपरेट रखें। ठीक है, राष्ट्रपति जी से संबंधित महाभियोग का प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद में लाया जाता है। ठीक है, फिर आगे। महाभियोग प्रस्ताव एक अधिवेशन में पारित होना आवश्यक है। एक ही अधिवेशन में, जो अधिवेशन जो संसद चल रही है उसी अधिवेशन में पारित होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वापस 17 अवसान या स्थगित हो गई और उसके बाद वापस 5-6 महीने बाद संसद की कार्रवाई वापस शुरू होती है 6 महीने के अंदर अंदर, तब नहीं, एक ही अधिवेशन में जो है वो पारित होना अनिवार्य है। ये शर्त भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और ये फैक्ट के रूप में पूरे एज इट इज लाने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है, फिर वहां अपने को फंसा देते हैं, ध्यान रखना। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, ये ऑप्शन में डाला जाता है कि जो सही नहीं में कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत
केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये ऑप्शन में डाला जाता है। इसलिए जो है इसका एक एक पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिनको अपन कहते हैं टफ लेवल के, वो क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, ये इसका मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। ठीक है, आगे महाभियोग प्रक्रिया संसद में संचालित होती है, ये अपन ने अभी पढ़ लिया। ठीक है, फिर आगे महाभियोग संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, देखो वापस उसी लाइन को रिपीट करने का कारण यही है कि आपको ये चीज क्लियर हो कि संसद में रखा जाता है, और जिस सदन में रखा जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के का अनुमोदन अनिवार्य है। 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, फिर आगे 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति को ये महाभियोग की मूल शर्त है, महाभियोग की मूल शर्त है, सभी के लिए महाभियोग जब भी है तो उनके लिए है ये मूल शर्त है कि 14 दिन पूर्व जो है उनको लिखित सूचना देनी अनिवार्य है, जिनके भी खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी के खिलाफ भी अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो 14 दिन पूर्व जो है उनको सूचना देना, लिखित सूचना देना अनिवार्य, ताकि वो अपना स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजकर जो है अपना पक्ष रख सके, अपना पक्ष रख सके। देखो आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति स्वयं या उसका प्रतिनिधि भाग ले सकता है उसमें जो है अपना पक्ष रखने के लिए, या तो राष्ट्रपति जी स्वयं भाग ले सकते हैं या फिर उनका प्रतिनिधि जो है वो भाग ले सकता है। फिर आगे संसद के दूसरे सदन द्वारा आरोप की जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। संसद के जैसे राज्यसभा में रखा गया तो लोकसभा जो है उसके आरोप की जो है वो जांच करेगी। अगर लोकसभा में रखा गया तो राज्यसभा जो है उस आरोप की जो है वो जांच करेगी। क्लियर कि सिद्ध कदाचार है या फिर संविधान का उल्लंघन है, इसकी जांच करने का अधिकार जो है वो जिस सदन में रखा गया उसका जो दूसरा सदन होगा वो इसकी जांच करेगा। क्लियर, आगे 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति को अपना पद जो है वो रिक्त करना होगा, पद जो है वो खाली करना होगा, अपना पद जो है वो खाली करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है 2/3। कितना होना चाहिए? 2/3। और प्रस्ताव रखने के लिए कितना होना चाहिए? 1/4। प्रस्ताव रखने के लिए कितना होना चाहिए? 1/4 सदस्य संबंधित जो सदन है उसके। और पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? महाभियोग 2/3, 2/3 बहुमत जो है उससे जो है वो पारित होना चाहिए। क्लियर? विशेष बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा जो है वो पारित। ये सब ऐसे भी पूछा जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा। तो भी आपको ध्यान रखना है कि विशेष बहुमत द्वारा जो है वो इस पद को जो है वो खाली किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और, इनके चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती है, चुनाव में विधानसभाएं भाग ले रही है, विधानसभा सदस्य जो है वो भाग ले रहे, लेकिन महाभियोग में कहीं पे भी अपन ने विधानसभाओं का कोई जिक्र नहीं किया है। यह प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सदन राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? विधानसभा। आई थिंक या आपके एकदम ये कंसेप्ट जो है महाभियोग से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, या कोई समस्या नहीं आएगी, या कोई समस्या नहीं आएगी। ये सबसे टफ क्वेश्चन में जो बनते हैं तो ये पॉइंट जो है वो बनते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 आगे। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा त्यागपत्र द्वारा, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त पद पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। मतलब अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या फिर महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया गया, इन तीनों कंडीशन में जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो चुनाव करवाने अनिवार्य, चुनाव करवाने अनिवार्य। यहां एक ट्विस्ट है, राज्यसभा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जब वो पद खाली कर रहे हैं तो शेष समय के लिए जो है चुनाव किया जाएगा। यहां शेष समय के लिए नहीं चुनाव किया जाएगा, जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। यहां यही कंफ्यूजन मैंने सेपरेट रखने का इसीलिए कहा है कि राज्यसभा को सेपरेट रखे, लोकसभा को सेपरेट रखे, राष्ट्रपति को सेपरेट रखे, तीनों को सेपरेट ही रखे आप, और सेपरेट सेपरेट ही याद करें।
अपन क्या करता है, राज्यसभा के प्रावधान राष्ट्रपति में घुसाने की कोशिश करता है, राष्ट्रपति के प्रावधान लोकसभा में घुसाने की कोशिश करता है, और वहां जाकर अपने जो परीक्षा में वो गलतियां होती है। ये मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको सेपरेट ही रखें, राष्ट्रपति को सेपरेट ही रखें। देखो, तो राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त होने पर 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना। अब आगे, सामान्यतः नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पहले ही करवा लिए जाते हैं। मैंने इससे पहले एक बात बताई थी कि जब तक नए राष्ट्रपति जो है, उत्तराधिकारी जो है वो ज्वाइन नहीं करते, तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। लेकिन ये बहुत कम संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि चुनाव जो है वो पूर्व में ही है, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जो है वो करवा लिए जाते हैं। अब आगे जो मैंने बात बताई वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नए राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि पूर्ण कार्यकाल के लिए यानी 5 वर्ष के लिए होगा। शेष अवधि के लिए न होकर पूर्ण अवधि के लिए यानी 5 वर्ष के लिए होगा। शेष अवधि के लिए न होकर पूर्ण अवधि के लिए यानी 5 वर्ष। ये बात अपन कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 देखो, अनुच्छेद 61, 62 और अब इंपॉर्टेंट जो है वो अनुच्छेद 70। ठीक है, अब इसमें बीच वाले जो अनुच्छेद है वो महत्वपूर्ण है, तो अपन आगे देख लेंगे उनको। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग से रिलेटेड है, तो उसको क्रमशः ही अपन चलाएंगे उनके साथ जोड़ते हुए। अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक स्थितियों के कारण में कार्य करने की व्यवस्था संसद द्वारा। अगर त्यागपत्र या किसी कारण से आकस्मिक स्थितियां पैदा हो जाती है, आकस्मिक जो है रिक्ततियां हो या आकस्मिक कोई स्थितियां पैदा हो जाती है राष्ट्रपति पद के संबंध में, तो उसको उन स्थितियों में कार्य करने का अधिकार किसको रहेगा? संसद को। अगर कोई विशेष परिस्थितियां बन जाती है, राष्ट्रपति के पद के बारे में कोई विशेष स्थितियां बन जाती है, तो कार्य करने की व्यवस्था जो है वो संसद के द्वारा की जाएगी। कार्य जो है राष्ट्रपति जी का कार्य करने की जो व्यवस्था है वो आकस्मिक स्थितियों में, ठीक है, आकस्मिक स्थितियों में। ठीक, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित वाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था कि अगर कोई निर्वाचन में कोई शिकायत करना चाहता है, निर्वाचन से संबंधित कोई त्रुटि की बात करना चाहता है, तो उस पर जो है वो कार्रवाई करने की या उस पर जो है वो जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, अनुच्छेद 72 के तहत, इसको अपन विस्तृत पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब समाधान से संबंधित जो शक्तियां हैं उसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या समाधान से संबंधित जो शक्तियां हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो ध्यान रखना है, यस, न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है आगे वाली जो लाइन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, एक ही बात है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकते हैं। सलाह लेते हैं राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री की जो है सलाह जो होती है, उस सलाह के आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति की सजा को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है, क्लियर? ये हो गया अनुच्छेद 72। इससे संबंधित जो पॉइंट है वो भी अपन क्लियर करेंगे कि किन किन चीज में समा या कम की गई या क्या एक कंडीशन रखी गई। 5 जो कंडीशन है वो अपन अगली जो स्लाइड में क्लियर एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी जो शक्तियां हैं उस पढ़ेंगे तब। फिर अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 के तहत जो है अपन ने ये पढ़ा है कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो अनुच्छेद 53 शुरुआती पहली स्लाइड में जो अपन ने पढ़ा था या शुरुआत की थी तब, अनुच्छेद 52 में तो ये पढ़ा था राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, और अनुच्छेद 53 में अपन ने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो संघ की शक्तियां है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब उनका विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत जो है संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है उनका विस्तार किया जाएगा। आगे जो है जो सरकार की नियुक्ति, मंत्रिमंडल या उनका विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा वो है संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जो है वो 73 में। 53 तो ये कहता है
अनुच्छेद 53 अपन ने पढ़ा था कि ये कहता है कि सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और 73 ये बात करता है कि उनका विस्तार कैसे किया जाएगा। क्लियर। अब आगे आता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये एक बार किसी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ये लाइन पूछी थी कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता हेतु एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत ये पूछा हुआ? एक तो अनुच्छेद 71 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है ना। 71 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 74, अनुच्छेद 74 के तहत जो है ये मंत्री परिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 के तहत जो है वो मंत्री परिषद का प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख या प्रधान जो होगा वो कहलाएगा प्रधानमंत्री। क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री, जो कि कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा। वास्तविक प्रमुख होगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा। क्लियर। अब आगे, अब राष्ट्रपति जी की शक्तियां अपन सेपरेट जो है वो शुरू करते हैं। शक्तियों को पढ़ेंगे एक एक करके और बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात, और एक भी पॉइंट जो है वो बाहर नहीं बाकी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जिस लेवल का जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। अब मैं प्रश्न भी साथ साथ बता रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न बनेगा, अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर आप उठा के देख लेना अपनी क्लासों से, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न है, थोड़ा दिमाग आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और थोड़ा दिमाग भी लगाना भी पड़ेगा, और लगाना भी पड़ता है। एज इट इज तो आते हैं क्वेश्चन, लगभग एज इट इज खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज इट इज भी आ जाए तो वहां पे भी अपने को दिमाग लगाना तो पड़ेगा कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, ये इस तरह से है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन इन्हीं में से है, आप देखना आराम से, तसल्ली से देखना, आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और आने वाली जो एग्जाम है उनमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसके लिए आप आश्वस्त रहे। आगे, कार्यपालिका की शक्तियां। शक्तियों में पहले पढ़ते हैं अपन कार्यपालिका की शक्तियां। पहला है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 अपन ने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अपन ने पढ़ा है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो किस में निहित होगी? 53 में के तहत राष्ट्रपति में। 73 के तहत उनका विस्तार किया जाएगा। क्लियर। फिर आता है 73 के तहत विस्तार किया जाएगा, और विस्तार करने के लिए अनुच्छेद बनाया गया 74 की एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी। सहायता एवं सलाह, विस्तार हो गया। ठीक है, चलो आगे। फिर अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट। 75, 74 के तहत तो यह प्रावधान किया गया कि एक सलाह एवं सहायता के लिए राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। और 75 के तहत उनकी नियुक्ति। 73 में तो यह कहा कि जो 53 के तहत राष्ट्रपति जी को जो शक्तियां दी गई है, 53 के तहत जो है वो ये शक्तियां दी गई है कि सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति जी में निहित होगी। तो 73 के तहत जो है उनका विस्तार किया गया। 74 के तहत उस विस्तारित रूप को मूर्त रूप देने के लिए 74 के तहत जो है राष्ट्रपति जी की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और 75 के तहत जो है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति। क्लियर। आई थिंक कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहा होगा। अब आगे अनुच्छेद 76, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अपन महान्यायवादी को कंटिन्यू पहली दूसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। फिर अनुच्छेद 74, चलो ये आगे पीछे हो गया। अनुच्छेद 74, मंत्री परिषद का गठन। ये अपन पहले पढ़ चुके, लेकिन शक्तियों में, कार्यपालिका की शक्तियों में एक बार वापस देख लेते। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन आप देख ले मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन। फिर अनुच्छेद 77, इतनी बड़ी स्लाइड और वो तैयार करते तो थोड़ा हो जाता है टाइप करने में, तो आप थोड़ा देख ले आगे। अनुच्छेद 77, नहीं तो इसमें भी लोग गलती निकालेंगे, सर क्रम से नहीं था। ठीक है, कोई नहीं। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 के तहत 77 के तहत जो है वो ये प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार के सारे कार्य जो है वो किन के नाम से संपादित किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से।
सारे कार्य, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो किन के नाम से संपादित किया जाता है। भले ही कार्यपालिका करे, भले ही कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद कार्य करे, प्रधानमंत्री कार्य करे, लेकिन वो कार्य जो है, जितने भी कार्य जो है, वो सारे कार्य जो है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे किसके नाम से किए जाएंगे, सॉरी, तो वो किए जाएंगे अपने राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख यानी राष्ट्रपति जो है वो सूचना मांग सकते हैं प्रधानमंत्री जी से, किसी भी विधेयक, किसी भी कार्य के लिए जो है वो सूचना मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। राष्ट्रपति जी का ये अधिकार है और प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य है कि वो जो है उन्हें सूचना उपलब्ध करवाए, राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। किसी भी चीज के संबंध में, किसी भी नियम के संबंध में, किसी भी कानून के संबंध में, किसी घटनाक्रम के संबंध में जो है वो सूचना मांगने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति जी को है और प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य है कि वो उन्हें सूचना जो है उपलब्ध करवाए। अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। पढ़ेंगे अपन, राज्यपाल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। फिर आगे अनुच्छेद 148 कैग, सीएजी कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ये अपन कंटिन्यू पढ़ते आए। अनुच्छेद 148 के तहत जो है 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 151 तक किससे संबंधित है, कैग से संबंधित। ये चीज अपन पढ़ते आए। ठीक है, फिर आगे आता है अनुच्छेद 316, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, फिर आगे ये 324, ये अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 324 के तहत कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। फिर आगे अनुच्छेद 239, ये एक अलग से है तो इसको थोड़ा देख लेना आप। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संपादित होंगे, इसीलिए यहां पर जो है वो उपराज्यपाल लगाए जाते हैं। क्या लगाया जाता है, उपराज्यपाल। जिन राज्यों में विधानसभा है वहां पर जो है उपराज्यपाल लगाए जाते हैं और बाकी जो बच गए 3 पर उपराज्यपाल लगाए जाते हैं, बाकी जो 5 बच गए उन 5 में जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, अब आगे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। अब है आगे, नेक्स्ट है आयोगों के गठन के संबंध में। वही अपन यही शक्ति पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका की जो शक्ति है यही पढ़ रहे हैं। उस कार्यपालिका की शक्ति में आगे विस्तारित में है। सर आपने कुछ भी नहीं छोड़ दिया है, सारी चीजें जो है, सारा मैटर जो है वो शामिल करने का प्रयास किया गया है। आगे देखो, संघ के सभी वैधानिक एवं कानूनी आयोगों का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। संघ के जितने भी कानूनी और वैधानिक आयोग है उन सब का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब मैं एक लाइन वापस कहूंगा, आप यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबको सेपरेट रखें, सबको सेपरेट रखें। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कौन कौन सी परिषदों का, कौन कौन से आयोगों का गठन कर सकता है। तो एक तो अंतरराज्यीय परिषद, राज्यों के बीच में कोई विवाद या राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है या राज्यों के बीच में कोई समझौते के लिए जो है वो राज्य परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की का गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत जो है वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। एक इंपॉर्टेंट, ये वित्त आयोग का गठन इंपॉर्टेंट, 280 मुंह पे होना चाहिए, 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, 280 इंपॉर्टेंट, 148, 76, 75, 74, 78, मतलब यू डायरेक्ट नाम लेते अपने दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इसमें ये है। 280 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो वैसे जैसे आप अगर कॉमर्स फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो वो तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, वित्त आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पॉलिटिकल की है तो पॉलिटिकल में तो इंपोर्टेंट है ही ऑलरेडी। तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का गठन या संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान गठन, सीधा गठन जो है वो कौन करता है, तो वो करता है 315 के तहत राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का गठन।
फिर निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। राजभाषा भाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, राजकीय भाषा कौन सी होगी, राज भाषा कौन सी होगी, उसके आयोग का गठन जो है वो भी राष्ट्रपति जी करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपन ने कई बार पढ़ लिया मूल अधिकार में, 338 के तहत मूल अधिकार में अपन पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य में भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 338 के तहत जो है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा आयोग, पिछड़े जातियों की जो है पहचान करने के लिए जो आयोग का गठन करता है वो अधिकार है राष्ट्रपति जी को। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति जी को। अपन ने पढ़ा था काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, अपन पढ़ चुके हैं, उनके बारे में विस्तृत जो है अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आगे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 सॉरी, वही 338 के तहत ये पिछड़ी जातियों का अध्ययन तो दोनों में एक ही चीज है, भले ही वो अनुसूचित जनजातियों के लिए हो, जातियों के लिए हो या फिर ओबीसी के लिए हो, दोनों के लिए बात एक ही है, पिछड़ी जातियों में दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये भी राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन ये भी राष्ट्रपति जी द्वारा। आगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन ये भी राष्ट्रपति जी के द्वारा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ये भी किसके द्वारा? तो ये भी राष्ट्रपति जी के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। आगे भाषा आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष बाद जो है वो राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए ये स्टार लगाया गया है, इंपोर्टेंट लाइन है कि भाषा आयोग जो है प्रति 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है गठन किया जाता है। भाषा आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। फिर आगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीएम को शपथ उपराज्यपाल दिलाता है। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीएम की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जो है वो उपराज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? उपराज्यपाल। पढ़ा है कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, जस्ट पीछे वाली स्लाइड में अगर आपको याद है तो लास्ट लाइन, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संपादित होगा। ये अपन ने अनुच्छेद 239 के तहत जो है ये क्लियर ये चीज पढ़ी है, तो वो की वो बात जो है यहां अपन इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष तथ्य, कुछ विशेष तथ्य, उसके बाद नेक्स्ट जो अधिकार है वो पढ़ेंगे। कुछ विशेष तथ्य भी जो है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, ये ट्रेंड है, इसलिए ये जो है अलग से जो तथ्य हैं, विशेष तथ्य जो है उनको अलग से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जहां भी गैप रहेगा। जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि प्रथम दलित राष्ट्रपति जी KR नारायण जी और वेंकटरमण जी जो उनके बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह से जो है जहां जहां अपने को लगेगा कि भाई यहाँ ये चीजें जो है वो फ्लो में सेट की जाए तो वो चीजें हैं आपके लिए लाई जाएगी। कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति बनने वाले, तो नीलम संजीव रेड्डी। समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद हुआ था, किनके बीच में? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य। इंपोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता के लिए किन दो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य विवाद रहा था? तो ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी। सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। फिर आगे वीवी गिरी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। अब आजकल यही पैटर्न जो है पूछा जाता है। अभी एक एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो एरोनॉटिक जो भारत एरोनॉटिक जो डिपार्टमेंट है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उसके अध्यक्ष रहे हुए। ये प्रश्न इस तरह के पैटर्न के पूछे जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें आप। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये कुछ अलग से एक्स्ट्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है न्यायिक शक्तियां। दूसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं वो है आपके न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72, मैंने पिछली जो स्लाइड है उसमें आपको ये बात कही थी कि नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसको अपन एकदम क्लियर करेंगे। एकदम अपन इसको क्लियर करेंगे, तो अब क्लियर करते हैं कि राष्ट्रपति का समाधान। राष्ट्रपति
समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब की शक्ति दंड के संदर्भ में प्राप्त है। अपन ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 72 के तहत जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो किसी की सजा को क्षमा या माफ कर सकते हैं या फिर उसे जो है घटा सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा है अनुच्छेद 72 के तहत। अब अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो 5 प्रकार से जो है राष्ट्रपति जी जो है वो क्षमा के लिए जो दंड की जो शक्ति है वो दी गई है। एक समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े टफ जो क्वेश्चन है उसमें माने जाते हैं। पहला समाधान। समाधान का मतलब होता है पूर्णतया सजा माफ करना, पूरी पूरी सजा जो है वो माफ कर दी जाती है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। परिहार, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा जो है वो कम करना। ठीक है, जेल की सजा हो रखी है, सजा जेल की रहेगी, कारावास की रहेगी, लेकिन उसकी जो सजा है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, उसको थोड़ा कम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे लघुकरण, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करके सजा को कम करना। उम्र कैद हुई है तो कम टाइम के लिए जो है वो जो है सजा दी जा सकती है। कम जो है उसको सजा की प्रकृति को ही चेंज कर दिया। जो सजा उसको प्राप्त थी, मृत्युदंड था, तो उसको उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया गया, तो वो सजा कम कर दी गई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे विराम, विशेष कारणों से सजा को कम करना। किसी कारण विशेष से जो कोई विशेष परिस्थिति अगर बनती है, किसी विशेष कारण से जो है वो सजा को कम करना, वो कहलाता है विराम। रोक देना, एक प्रकार से रोक देना, विराम को मतलब रोक देना। फिर आगे है प्रविलंब, सजा में के क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए रोकना। ये तो है पूरी तरह से रोक देना, किसी कारण विशेष से जो है पूरी तरह से सजा को रोक दिया जाएगा कि भाई ये सजा जो है वो रोक दी जाती है। और प्रविलंब का मतलब होता है थोड़े दिन के लिए किसी सजा के क्रियान्वयन में कुछ समय के लिए उसको रोका जाता है, कुछ समय के लिए रोका जाता है। ये 5 अधिकार उनको दिए गए। फिर अनुच्छेद 124, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, इंपोर्टेंट नियुक्ति, पदमुक्त और शपथ दिलाता है। वाइस वर्सा सिस्टम है। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है, उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है, और शपथ का भी दिलाने का भी जो है वो अधिकार किनके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास, अनुच्छेद 124 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 126, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अगर मुख्य न्यायाधीश का जो है वो पद किन्हीं कारणों से त्यागपत्र या मृत्यु के कारण जो है वो खाली हो जाता है, तो कुछ समय के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की जो है वो नियुक्ति करने का अधिकार भी जो है वो राष्ट्रपति जी को। सीधी सी बात है, जब राष्ट्रपति जी को अधिकार है न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का, तो ये भी अधिकार जो है 126 के तहत इनको दिया गया है। फिर 217, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद मुक्त एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेम वो का वो सिस्टम है, शपथ नहीं है यहां पर। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो है, न्यायाधीशों में सब आ गए, मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश। न्यायाधीशों की जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को की नियुक्ति यानी उनको लगाना और उन्हें हटाना, पद मुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 217 के तहत किनके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। फिर 223, हाईकोर्ट में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, सेम वही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट वाली। अगर किन्हीं कारणों से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद त्यागपत्र या मृत्यु के कारण खाली हो जाता है, तो उनकी जगह पर जो है वो कार्यकारी न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। फिर है अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये अधिकार है राष्ट्रपति जी का, ये न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति जी की कि कोई अगर मामला ऐसा है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, कोई विधेयक जो है वो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है और वो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व के मामले का है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति जी। ये अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत। अब इस सलाह के बारे में भी दो प्रावधान है, सलाह के बारे में भी दो प्रावधान है।
कि अगर वो मामला 26 जनवरी 1950 के बाद के मामले पर है, अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है, परामर्श देती है, तो स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भी स्वतंत्र है कि वह माने या नहीं माने। 1950, 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले का अगर कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने हेतु भी स्वतंत्र है, दे नहीं दे स्वतंत्र है। राष्ट्रपति जी भी स्वतंत्र है, माने कि नहीं माने उनकी इच्छा है। उन्होंने सलाह दी, उसको माने या नहीं माने ये भी उनकी इच्छा है, दोनों की इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट भी इच्छा हो तो 26 जनवरी 1950 से पहले का जो बाद का जो मामला है, उससे बाद का उसके बाद का जो मामला है वो उस पर सलाह दे या नहीं दे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और राष्ट्रपति जी भी माने या नहीं माने उनके ऊपर है। ठीक है, अब आगे 26 जनवरी 1950 से पहले, बाद वाला पहले बोल दिया था, पहले के मामलों पर, तभी मैंने कहा ये गड़बड़ कैसे हो रही। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने हेतु बाध्य है। 26 जनवरी 1950 से पहले का मामला है, यानी संविधान लागू होने से पहले का मामला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि राष्ट्रपति को सलाह दे। उसके बाद का मामला है तो कोई बाध्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे सकती है और चाहे तो नहीं दे सकती है, और राष्ट्रपति जी भी स्वतंत्र है कि वो चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। लेकिन अब आगे, परंतु राष्ट्रपति इसे माने या नहीं माने, ये उसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र, दोनों मामलों में राष्ट्रपति भले स्वतंत्र, संविधान लागू होने से पहले की बात हो, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की बात हो या 1950 के बाद की बात हो, दोनों मामलों में राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या नहीं माने कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है, यानी संविधान लागू होने से पहले का है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उस पर सलाह दे, उस पर राष्ट्रपति जी को परामर्श दे। अब राष्ट्रपति माने या नहीं माने वो उनकी इच्छा पर है। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 के बाद का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, परामर्श दे या नहीं दे, और उसी तरह से राष्ट्रपति जी भी जो है वो स्वतंत्र है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, अब इसमें मेरे हिसाब से रिवीजन वाली कोई चीज रही नहीं, क्योंकि फिर रिवीजन में वो एक एज ए पूरी बड़ी क्लास हो जाती है वापस, कम से कम 20 मिनट, जैसे कि कल की क्लास में लगभग 20 मिनट के आसपास वो रिवीजन में, तो रिवीजन साथ ही साथ अपन 2 बार 3 बार बोल के करवाने का प्रयास किया गया। आज की क्लास से ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा लंबी जो क्लास है वो नहीं रहे, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है क्लियरिटी से समझ में आ जाए। अब नए साल की आपको सौगात दी गई है सर की तरफ से, जिसमें कि रीट प्री शिक्षण वीडियो की जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है। हिंदी की शिक्षण विद्या जो है वो 51 रुपए में मात्र, और इसमें क्या होगा, ये टॉपिक वाइज है, 15 कंप्लीट टेस्ट है, 15 क्वेश्चन ईच विद एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या सहित जो है प्रत्येक में जो है 15 क्वेश्चन है और 15 टेस्ट है। और ऐसे कैसे जो है इंग्लिश के भी जो टीचिंग मेथड के जो है वो 51 रुपए में, लेकिन अब अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो आप 90 रुपए में जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग SST से है, सोशल स्टडी से है, वो जो है वो ज्वाइन करना चाहे तो ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, 15 कंप्लीट टेस्ट है, 15 क्वेश्चन प्रत्येक में है। ये टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करे जिन्होंने SST टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, या जो 10-10 प्रश्नों वाली संपूर्ण टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि SST शिक्षण वीडियो में SST टेस्ट सीरीज जो है वो शामिल है। जिनके पास SST की टेस्ट सीरीज है, सोशल स्टडी की ऑलरेडी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है तो उसमें ये शामिल है, लेकिन जिसने सोशल स्टडी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो उनके लिए ये सेपरेट, कि भाई मुझे तो SST की नहीं और शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज लेनी है, तो उनके लिए सेपरेट जो टेस्ट सीरीज है वो बनाई गई है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर GGD ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और उसमें लॉगिन करके आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलेंगे अगली क्लास में। राष्ट्रपति जी से संबंधित जो आगे की जो शक्तियाँ हैं, जैसे आपातकाल से संबंधित है जो शक्तियाँ हैं वो हैं, और दूसरी जो शक्तियाँ अध्यादेश जारी करने की और अन्य जो भी शक्तियाँ हैं वो रह गई हैं, तो उनको जो है अपन अगली जो क्लास आपको मिलेगी उसमें पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।